नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता। आज उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित कहानी वापसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी में पुरानी और नई दो पीढ़ियों के बीच का टकराव यहाँ पर हम देख सकते हैं। 35 वर्ष रेलवे में नौकरी करने के बाद स्टेशन मास्टर के पद से निवृत्त होकर यहाँ पर आने वाले एक व्यक्ति के बारे में कहानी है, जो अपने दिमाग में बहुत सारे सपनों को लेकर वापस आता है। एक तरह से वो अपने परिवार से 35 साल तक दूर रहा। अपने परिवार से दूर रहने के बाद वो वापस अपने घर में जब आता है तो हजारों सपने लेकर वो सोचता है कि घर वाले उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, उसे बहुत मिस कर रहे होंगे। तो आज के बाद मैं अपने घर वालों के साथ बहुत हंसी खुशी रहूँगा, ऐसा सोचकर वो यहाँ पर घर वापस लौटने के बारे में बहुत खुशी से सोचता है। यहाँ पर उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है और वो जो सोचता है और उसके घर में घटित होने वाली घटनाओं को यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कहानी में कितने कैरेक्टर है। सबसे पहला पात्र गजाधर बाबू जो मेन कैरेक्टर में आते हैं। गजाधर बाबू जो 35 साल के बाद अपने घर लौटकर आते हैं सेवानिवृत्त होकर। दूसरा पात्र जो है गजाधर बाबू की पत्नी, और तीसरा गणेशी जो गजाधर बाबू के साथ काम करता है, रेलवे में काम करता रहता है और उनका देखभाल करता रहता है। उनकी जो फैमिली जो है गजाधर बाबू की देखभाल करता है। उसके बाद गजाधर बाबू के 4 बच्चे, अमर की पत्नी बहू है यहाँ पर गजाधर बाबू की, और नरेंद्र एक और बेटा, और कांति नामक एक लड़की, उसकी शादी होकर वो ससुराल में है, और लास्ट जो है बसंती, इसकी शादी नहीं हुई है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है कि गजाधर बाबू अपना सामान जो है पैक करते हैं और नौकर से बताते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी है उस सभी को समेट कर रख लो। आज से मैं अपने घर जा रहा हूँ कहकर गणेशी जो नौकर है उसे बताते हैं। गणेशी जो है बहुत ही दुख में है यहाँ पर, क्योंकि इतने साल तक एक साथ रहते थे। गणेशी जो है बहुत अच्छे से गजाधर बाबू का सेवा करता था, एक ही फैमिली की तरह वो उस घर में रहते थे, उनके कॉटेज में रहते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही दुखी है और उसे इनसे जुदा होने का एक तरह से गम है, लेकिन फिर भी अपने घर जा रहे हैं कहकर वो क्या करता है, बहुत दुखी मन से वहाँ पर पैकिंग सब करते हैं। उस माहौल को वो मिस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल में एक खुशी है कि बहुत सालों के बाद अब मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनके साथ हंसी खुशी रह लूँगा कहकर वो सोचते रहते हैं। और जो बच्चे जब छोटे थे तब उनके साथ ही थे, उस दिन को वो सोचते हैं। उनकी पत्नी किस तरह से उनसे प्यार करती थी, को खाना बनाकर देती थी, उनके आने तक इंतज़ार करती थी, खाना ना खाकर उनका इंतज़ार करती थी, और बच्चे भी जो है इनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल कर रहते थे। और बाद में जो है बच्चों की एजुकेशन के खातिर उन्हें क्या करना पड़ा, यहीं पर रुकना पड़ा काम के वास्ते, और अपने बच्चों को अपने पत्नी के साथ उन्होंने शहर भेज दिया हायर एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के कारण उन दोनों परिवार से उन्हें जुदा होना पड़ा था। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे, इसीलिए वे सबसे स्नेह के आकांक्षी भी थे। वे जैसे ही इन्हीं ख्यालों में घर पहुंचे, दरवाजे पर अंदर से कहो की आवाज आ रही थी। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, सारा विनोद खत्म हो गया। घर वालों की ऐसी जो हरकत देखकर, ऐसा रवैया देखकर गजाधर बाबू को थोड़ा सा दुख हुआ। अगले दिन से घर की हालत की पूर्ण खबर उन्हें होने लगी।
सुबह नाश्ते के लिए बैठे थे, लेकिन कोई भी उनकी तरफ उतना ध्यान ही नहीं देता था। यहाँ तक कि पत्नी भी उनकी तरफ उतनी ध्यान नहीं देती थी। इतने सालों के बाद आए हैं, बच्चे भी पिताजी आए हैं कहकर कुछ बात नहीं करते थे और पत्नी भी उनकी तरफ उतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी। तब उन्हें अपने नौकर गणेशी की याद आने लगी। भले ही कोई ट्रेन लेट हो जाए, पर चाय और नाश्ता देने में कभी भी गणेशी लेट नहीं होता था। जैसे ही उनका ख्याल थमने लगा, पत्नी की शिकायत भरी आवाज सुनाई देने लगी। घर के काम में हाथ ना बटाने वाली बेटी की शिकायत सुनकर गजाधर बाबू ने बेटी वसंती को बुलाकर शाम को खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी। गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उनमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। बैठक में उनके लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। वहां पड़े पड़े उन्हें लगा था कि वे सिर्फ अस्थायी रूप से वहां रह सकते हैं। पिताजी के जबरदस्ती के कारण उस दिन रात का खाना जो है बसंती बना देती है, लेकिन जानबूझकर इतना खराब नाश्ता बनाती है कि कोई भी खा नहीं सकता है। गजाधर बाबू ऐसे तैसे कर कर खाते हैं, लेकिन बेटा, छोटा बेटा जो नरेंद्र होता है, वो खाता ही नहीं है, उल्टा पिताजी के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। इस रवैये से जो है गजाधर बाबू को बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ बहू भी नाराज थी, क्योंकि उसे भी घर का काम करना पड़ रहा था। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। ढूंढने पर अंदर स्टोर रूम में पड़ी मिली। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर्स याद आ गया। यहाँ पर उनकी अपने घर में उनके लिए जगह नहीं थी और वहाँ पर सब लोग बेगाने होकर भी अपनों की तरह वहाँ पर थे, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपने होकर भी बेगानों की तरह बिहेव कर रहे थे। ऐसा घर जो है उन्हें एक तरह से यहाँ पर जो है मैं अपनापन महसूस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा वहाँ पर उन्हें फील होता है और वो अपने क्वार्टर्स के बारे में ही सोचना प्रारंभ करते हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में। इधर उधर जाते हुए आते हुए सब लोग बहुत ही हंसी खुशी गजाधर बाबू से बात करते हुए चले आते जाते रहते थे, तो वो बात सब इन्हें याद आती है। लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास में कोई झगड़ा चल रहा था। उन्हें लगा कि यदि गृहस्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर वहां से कहीं और स्थान पर डाल दी गई तो घर छोड़ देंगे। जब बेटे नरेंद्र ने पैसे मांगे तो बिना पूछताछ के उन्होंने उसे दे दिया। यहाँ पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बहुत बार इन्होंने नोटिस किया, बहू के बारे में हो सकता है, बेटी या बेटे या खुद पत्नी के बारे में हो सकता है, पत्नी भी जो है शिकायत करनी होती है तभी यहाँ पर पति से बात करती है, नहीं तो पति की खबर भी नहीं लेती। बच्चों को भी इनसे परेशानी थी, हमेशा जो है हर छोटी छोटी बातों पर भी इन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब बच्चे जो है इनसे गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ठान लिया था कि इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने काम से काम रखकर चुपचाप रहूँगा, ऐसा सोचते हैं। और जो कुछ भी बच्चे करते हैं उन्हें अपने आप करने देते हैं, क्योंकि इनको पता था कि इनकी जो चारपाई बाहर रखी हुई थी, ये चारपाई भी आजकल जो है अंदर लगाया गया है, क्योंकि अमर के जो ऑफिस वाले हैं घर आकर टी पार्टी सब करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, जो इनके आने के बाद, गजाधर बाबू के आने के बाद वो सब खत्म हो चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के चेंजेस हो गए हैं और यहाँ तक कि जो है बहू और बेटे जो है दूसरे घर बनाकर जाने के बारे में भी, वहाँ पर प्लान करने के बारे में गजाधर बाबू को पता चलता है। जब उन्हें चुप पाया तो पत्नी ने यही कहकर सहमति दिखाई कि उनका चुप रहना ठीक ही है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन बच्चों के बीच उन्होंने दखल दे ही दिया। नौकर को काम से निकाल दिया, यह कहकर कि काम सब मिलकर करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। इस पर बेटे ने उन्हें डांट दिया कि क्यों वे हर चीज में दखल दे रहे हैं।
यह सुन गजाधर बाबू इतने आहत हुए कि उन्होंने सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करना स्वीकार कर लिया और पत्नी को अपने साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन पत्नी ने बहाना बना लिया कि घर की जिम्मेदारी है, गृहस्थी की जिम्मेदारी है, बेटी की जिम्मेदारी है कहकर वहाँ पर टाल दिया। अगले दिन एक रिक्शा बुलवा लिया और नगेंद्र ने जो है सभी सामान को पैक कर कर उस रिक्शे में डाल दिया और गजाधर बाबू रिक्शे में बैठ जाते हैं। उन्होंने अपने परिवार पर एक दृष्टि डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। घर वाले फिर पहली स्थिति में आ गए। गजाधर बाबू के लिए डाली गई चारपाई बाहर निकाल दी गई। इस प्रकार लेखिका प्रियंवदा जी यहाँ पर गजाधर बाबू के साथ परिवार द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार का मार्मिक चित्रण कहानी में किया है। वापसी कहानी में एक और बात हम देख सकते हैं कि ये जो है आज के यथार्थ को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह पुराने मूल्यों को आजकल तिरस्कार किया जा रहा है, परिवार में उनकी कोई अहमियत नहीं रहती है। जो पति के अस्तित्व मात्र से मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी होकर समाज में प्रतिष्ठा पाती है, वही पत्नी अपने बूढ़े और लाचार पति के सामने 2 वक्त का भोजन परोसना ही अपना कर्तव्य मानती है। इससे विपरीत विडंबना और क्या होगी। एक पति के मन के बात को वो यहाँ पर समझ नहीं पाती है। यही एक इस कहानी में दिखाने की कोशिश की गई है। इतना कहकर इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।